हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं इसमें क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 5 सपोर्ट मटेरियल से। यहाँ तक हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि मांग वक्र का ढाल किस प्रकार से होता है, कीमत को बढ़ाने से जो है उसकी मात्रा में कमी कैसे आती है, कीमत को कम करने से उसकी मात्रा में कमी जो है मात्रा में वृद्धि कैसे होती है। ये सारी चीजें हमने पिछली पार्ट में देख लिए थे। इसके पार्ट नंबर 3 में ये होने वाला है वीडियो का पार्ट नंबर 4 और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर पूरा जो है यूनिट 5 को पूरा कवर करेंगे, आज खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करे जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर मांग में परिवर्तन, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है मांग में परिवर्तन किसे कहते हैं। कीमत के समान रहने पर किसी अन्य कारक में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीमत के समान रहने पर, देखिए कीमत के समान रहने पर किसी अन्य कारक में परिवर्तन होने से, देखिए कीमत समान है, मांग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर कीमत समान रहेगी, वस्तु की कीमत बिल्कुल समान है, कोई उसको बढ़ा नहीं रहा है, तो अगर वहां पर कोई भी वस्तु को कीमत को, जैसे कि आप मानते हैं कि अचानक से कोई वस्तु की कीमत बढ़ा दे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि अचानक से कोई वस्तु की कीमत को बढ़ाएगा। तो यहाँ मांग में परिवर्तन का मतलब होता है कीमत में समान रहेगी, यानी कीमत के समान रहने पर किसी अन्य कारक में परिवर्तन, यानी एक ऐसा कोई भी ऐसा कारक हो जिसमें परिवर्तन करने के कारण जो है वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में जो है हम इसको पढ़ेंगे और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि मांग को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखें, मांग में परिवर्तन क्या होता है। मांग में परिवर्तन का मतलब होता है कीमत में समान रहने पर, यानी मांग की जो है वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन से, यानी अगर अन्य कारक कोई परिवर्तन होता है, यानी अन्य कारकों में परिवर्तन होगा, तो अन्य कारकों में परिवर्तन से तो वस्तु की क्या होती है, मांग जो है बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है मांगी गई मात्रा, वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है वो मांग मात्रा कहलाती है, और यहाँ पर उसमें जो परिवर्तन होगा मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन, जबकि अन्य कारक समान रहें। मतलब अगर अपनी वस्तु, यानी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर दिया गया, मान लीजिए 10 रुपए की चीज आ रही थी, अब उसे 15 रुपए का कर दिया गया, वही चीज अब 15 रुपए में मिल रही है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा, यानी वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, अगर आप वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे तो वो मांग उसकी अपने आप प्रभावित होगी। अगर वस्तु की कीमत आप बढ़ा देंगे, मान लीजिए आप एक बिस्कुट जो है 10 रुपए का खरीदते थे, ठीक है, आपको 10 रुपए मिलते थे और आप एक बिस्कुट 10 रुपए का खरीद लेते थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या होगा, अगर आप वही बिस्कुट 15 रुपए का मिलने लग जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसे खाना कम कर देंगे, या फिर अगर वो 15 से 20 रुपए का हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसे खाना कम कर देंगे या बंद ही कर देंगे। तो यहाँ पर मांग बिल्कुल कम होगी या उसमें मांग में कमी जरूर आएगी अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो यानी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और अगर कीमत कम होगी तो मांग जो है अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर वस्तु की कीमत है, सबसे पहला और सबसे ताकतवर जो चीज है ना, जो मांग को डायरेक्टली प्रभावित करती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, सीधे ही प्रभावित करती है, उसे हम कहते हैं मांग कीमत। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे हम कहते हैं मांग की कीमत। ठीक है,
यहाँ पर अन्य कारक जो और भी जो अन्य कारक हैं कीमत के अलावा जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं वो ये रहे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है उपभोक्ता की आय, यानी अगर आपको आय ज्यादा मिल रही है तो आप ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपकी आय कम है, आपको पैसा कम हो रहा है, इनकम आपकी कम है, तो आप कम मात्रा में वस्तुओं का क्रय कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है आय जो है मांग को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, ये मांग को कैसे प्रभावित करती है? तो आपने यहाँ पर चाय और कॉफी के बारे में सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं चाय पीते हैं और कुछ लोग कॉफी पीते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर दोनों ही क्या है, सुबह सुबह पीने के काम आती हैं, मतलब कभी भी जो है ताजा कर देती हैं दोनों। ठीक है, तो आदत होती है लोगों को पीने की। तो यहाँ पर जो है सभी लोग जो है चाय, या कोई चाय पीते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, या कोई व्यक्ति जो है कॉफी पीना पसंद करता है। तो दोनों ही पीने की चीज है, दोनों ही सेम चीज है। तो यहाँ पर कौन सी है चीजें, वो संबंधित वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? संबंधित वस्तुएं हैं। तो अगर मान लीजिए आप चाय और कॉफी को देखते हैं, और अगर मान लीजिए चाय आप रोज पीते हैं और चाय की कीमत कॉफी से कई गुना बढ़ा दी जाए। अब मान लीजिए आपको 20 रुपए की अगर चाय मिलती है, मान लीजिए मतलब 50 रुपए की मान लीजिए चाय मिल रही है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉफी क्या है 50 रुपए की मिल रही है, और यहाँ पर चाय आपको 100 रुपए की कर दी जाए, यानी 50 रुपए में आपको कॉफी मिल रही है और 100 रुपए की चाय मिल रही है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? आप चाय को छोड़ के कॉफी को पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको कॉफी आज सस्ते में मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, संबंधित वस्तु है। तो यहाँ पर क्या करा, एक वस्तु ने यानी संबंधित वस्तु ने दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह ले ली। मतलब जहां पर चाय का यूज होता था, इस्तेमाल होता था, अब वहां कॉफी उपयोग में लाई जाएगी, क्योंकि वस्तु यानी कॉफी की कीमत कम है। तो इस तरह से जो है अब किसकी मांग प्रभावित हुई? चाय की मांग को प्रभावित किया गया। दोनों की मांग प्रभावित होगी। देखिए, चाय की मांग प्रभावित होगी और कॉफी की मांग भी प्रभावित होगी। कैसे होगी? अगर यहाँ पर देखिए कैसे होगी, बताइए। यहाँ पर जो है अगर आप जो है कॉफी को पीना शुरू कर देंगे तो कॉफी की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब कॉफी का उपयोग मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप चाय पीना बंद कर देंगे तो आप चाय की मात्रा कम हो जाएगी, यानी चाय की मांग कम हो जाएगी। तो उसके बाद और कौन सा है? उपभोक्ता की रुचि। अगर आपकी रुचि ही नहीं है किसी वस्तु को खरीदने के लिए तो वो बिकेगी नहीं, उसकी मात्रा मांग कम हो जाएगी अपने आप। उसके बाद देखिए भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना। भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की संभावना है। अगर कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा मांग में कमी आ जाएगी, और वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से। ठीक है, देखिए अब देखते हैं और मांग में परिवर्तन। इसे अच्छे से डिटेल में अच्छे से हम करेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट छूटे ना। ये रिवीजन सीरीज है लेकिन फिर भी हम इसे बहुत ही डिटेल में और अच्छे से करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक नंबर भी कहीं कट ना सके। ठीक, तो चलिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन, मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकाव, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज मांग यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो देखिए पहला है मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। दो भाग करे गए हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का, मांग में संकुचन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन होता है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि क्या है ये। यहाँ पर देखिए y है, कीमत है, पहले यहाँ पर ये था, अब इसको नीचे कर दिया गया। क्या है, मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन। अब देखिए यहाँ पर मांग का वक्र जो है नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पर देखिए मांग का वक्र ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मांग में वृद्धि, सबसे बात देखिए मांग में विस्तार, मांग को बढ़ा दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, और मांग में संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ गई है मांग, बहुत कम हो गई है मांग। उसके बाद मांग में वृद्धि, मांग में यानी बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गई है मांग, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए मांग में कमी।
तो 4 कारण हैं जिससे मांग प्रभावित होगी। यहाँ पर वस्तु की कीमत प्रभावित होगी, मात्रा प्रभावित होगी, यानी मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं, एक एक करके जो है सारे का कंपैरिजन करते हैं और निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर जो है कीमत हमारी P थी, P के बाद यहाँ पर कीमत में हमने P1 कर दी। तो देख सकते हैं आप, P थी तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये Q यहाँ पर है। अगर P कीमत इतनी है, यहाँ से देखिए Q से लेकर के कीमत P तक है, तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा है आप देखेंगे, यहाँ पर जो मात्रा है वो केवल Q से लेकर Q तक है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसमें परिवर्तन करेंगे, कीमत को आपने क्या कर दिया, P को आपने P1 बना दिया, यानी कीमत को नीचे गिरा दिया। अगर आपने कीमत को नीचे गिरा दिया तो ये यहाँ पर इस तरह से टकराएगा और बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो Q जो मात्रा थी वो यहाँ पर Q1 बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। अगर आपने मात्रा को नीचे गिराया, कीमत को नीचे गिराया, तो आपकी जो है मात्रा जो है बढ़ गई। देखिए Q यहाँ तक इतनी सी मात्रा थी, अब आपके पास पूरी यहाँ पर इतनी मात्रा है। यहाँ पर आपको जो है आपकी मात्रा बढ़ गई। तो आई होप यहाँ पर ये समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद आपने देखिए कीमत को बढ़ा दिया। मैंने क्या कहा, कीमत में संकुचन, मांग में संकुचन कब होगा, अब आपने कीमत को बढ़ाया। यहाँ पर P से लेकर के आपने P1 कर दिया कीमत को। P1 करने पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर P पर कितनी मात्रा थी, इतनी Q पर आती थी। आपने कीमत को बढ़ाया, आपकी मात्रा बिल्कुल कम हो गई। अब आपकी मात्रा इतनी है, मांग में क्या हो गया, संकुचन हो गया। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, मांग में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि कैसे होगी, मांग में विस्तार कैसे हुआ, यानी मांग में विस्तार कैसे हुआ, वस्तु की मांग में विस्तार हुआ ना। यहाँ से देखिए इतना बढ़ गया, ये इतना पहले था, इतना और बढ़ गया। कीमत को कम करने से क्या होगा, मांग में विस्तार होगा। उसके बाद ये विस्तार होगा तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर जाएगा संचलन, और यहाँ पर देखिए संचलन को और ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मांग की मात्रा जो है कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या होगी, मांग वक्र जो है हम इसको ही खिसका के आगे कर देंगे। देखिए पहले हमारा डी था, तो यहाँ पर P हमारा कीमत थी और कीमत Q हमारी मात्रा थी। तो देखिए इतना ही हमारे पास मात्रा है और इतनी हमारे पास ये हमारी कीमत है। और लेकिन हमने जैसे ही बढ़ाया तो यहाँ पर देखिए मात्रा यहाँ तक बढ़ गई, कीमत जो है बिल्कुल सेम है, कीमत हमारी परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है, मांग में वृद्धि हुई, देखिए कीमत बढ़ेगी कब, जब ये ऊपर जाएगा P, लेकिन यहाँ पर P ऊपर ही नहीं गया। फिर भी ये जो है यहाँ पर देखिए ये मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर मांग में वृद्धि को दर्शाने के लिए क्या किया, दाईं ओर खिसका दिया। यानी वक्र को हमने क्या किया, इस वक्र को हमने दाईं ओर खिसका दिया। जब हमने ये दाईं ओर खिसकाया ना, तो यहाँ पर देखिए ये दाईं ओर खिसक गया इस तरफ, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो है मांग में वृद्धि हो गई। देख लीजिए मांग में वृद्धि हो गई। देखिए पहले 0 था, 0 से Q था, अब 0 से Q1 हो गया। उसी तरह यहाँ पर अगर हम मांग वक्र को बाईं ओर खिसका देंगे, यानी नीचे की तरफ कर देंगे, तो पहले देखिए यहाँ पर ये था, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा ये वाला। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे आप। देखिए इतना ही रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कारण बता रखे हैं, सारी चीजें बता रखी हैं, तो आपको एक कारण भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसको चैप्टर को खत्म करते हैं और जल्दी इसको करते हैं। सबसे पहला मांग की लोच, यानी मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसे देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन करने के लिए भी आता है। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन, यानी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मक प्रतिशत परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में मापती है। अब भैया ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाले शब्द दे दिए, ये तो समझ ही नहीं आ रहे। तो चलिए अब एक एक करके एक एक शब्द को समझते हैं और इसका जो है मतलब भी समझते हैं। देखिए मांग की कीमत लोच, इसका मतलब होता है मांग की कीमत लोच का मतलब है कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन।
जो कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है। प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी एक मांग की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप यानी उसके कारण क्या होगा, मांग की मात्रा में होने वाली प्रतिक्रियात्मक प्रतिशत, मांग की मात्रा में जो प्रतिशत जो है यहाँ पर परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में मापती है। और यहाँ पर जो है प्रतिशत परिवर्तन को संख्यात्मक रूप से मापा जाएगा तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी मांग की कीमत लोच में इसे किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाकई में क्या कहना चाह रहा है घुमा फिरा कर, ये कहना चाह रहा है कि एक वस्तु होगी, एक वस्तु की कीमत होगी, और वस्तु की कीमत जब होगी तो यहाँ पर वस्तु की कीमत में जितना भी, यहाँ पर वस्तु की कीमत में यानी वस्तु की कीमत में जितना भी प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है, जितना भी प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके परिणाम स्वरूप यानी फलस्वरूप क्या होगा, मांग की मात्रा में होने वाले उसके देखिए मांग और वस्तु यानी कीमत में जितना परिवर्तन होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसके कारण क्या होगा, मांग की मात्रा में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा और उसको संख्यात्मक रूप से निकालना होगा तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो सीधी सी बात, आपको दो शब्द याद रखने हैं यहाँ पर। पहला शब्द है आपको याद रखना है यहाँ पर कीमत में जो है प्रतिशत परिवर्तन, और दूसरा शब्द आपको याद रखना है यहाँ पर जो है मांग में यानी मांग की मात्रा में जो है प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा और उसकी वजह से जो है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है कौन, मांग की लोच। व्यक्त करने यानी होगा तो संख्यात्मक रूप से मापती है कौन, मांग की लोच मापती है। ठीक है, तो चलिए उसे अगर संख्यात्मक रूप से मापना है, जैसे कीमत में परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुआ और जो है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो अगर आप उसे संख्यात्मक रूप से मापना चाहते हैं तो उसे हम जब उसे संख्यात्मक रूप से मापेंगे ना तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको जो है। यहाँ पर चलिए देखते हैं प्रतिशत या अनुपात विधि के माध्यम से कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत या अनुपात विधि कैसे होता है, यानी प्रतिशत या अनुपातिक विधि में कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले जो है इस तरह से लिखना है, इसको माइनस का ये जो है निशान लगा लेना है। आपको देखिए मात्रा में परिवर्तन और प्राइस यानी कीमत में परिवर्तन, और मात्रा जो भी है आपकी प्राइस कीमत है, और इसको उल्टा कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, उसको फॉर्मूले को याद रखने का एक तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर मात्रा में परिवर्तन बटे प्राइस में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, और आपको यही वाली चीज जो है उल्टी करके लिख देना है, यानी मात्रा नीचे लिख देनी है, कीमत ऊपर लिख देनी है, बस परिवर्तन को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया मांग की कीमत लोच का। उसके बाद देखिए मांग की कीमत लोच जो होती है यहाँ पर कैसे आप निकाल पाएंगे। देखिए क्यों, ये जो कीमत में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, ये वाला परिवर्तन, ये तो आप लिख देंगे डायरेक्टली, कीमत यानी कितनी है वस्तु की वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और मात्रा कितनी थी वो भी लिख देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिया ही नहीं गया कि पहले कितनी थी बाद में कितनी है, तो आप कीमत में मात्रा में परिवर्तन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपने पहले एक कंपनी है उसने यहाँ पर 1000 फोन बेचे यानी 2010 में, और 2012 में उसने क्या है 2000 फोन बेचे। तो अब बताइए यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ, तो आप यहाँ पर इस तरह से निकाल पाएंगे, यानी Q में परिवर्तन फिर जीरो कितना हुआ, यानी क्या है जो वर्तमान में चल रहा है अभी, उसके बाद जो पहले था उसको माइनस कर देंगे, और जो कीमत अभी है और जो कीमत पहले थी यानी पिछली वाली कीमत को हम माइनस कर देंगे। तो उस और यहाँ पर क्या है, कीमत जो पहले कीमत थी और पहले जितनी मात्रा थी उसको हम गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है मांग की कीमत लोच निकल आएगी। ये देखिए ये हमारा सेम है, इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो है हमारा ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है।
यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको विस्तार से लिखा गया है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन ये वाला जो है Q इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं आप Q1 माइनस Q0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। जहां पर P की बात करें तो यहाँ पर P की बात करते हैं। सबसे पहले P का मतलब है प्रारंभिक कीमत, जितनी कीमत होगी। Q0 का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, और P1 का अंतिम कीमत। Q1 का अंतिम मात्रा होती है, और मांग में परिवर्तन होगा, और कीमत में परिवर्तन, जो भी ये निशान दिख रहा है ना इस तरह, ये वाला निशान आपको कहीं पर भी दिख जाए, इसका मतलब परिवर्तन है। और मांग की कीमत लोच को हम जिससे दिखाते हैं। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दिया। देखिए Q का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, P का मतलब होता है प्राइस, और अगर 0 है तो इसका मतलब है प्रारंभिक, शुरुआत की कीमत कितनी है, शुरुआत की मात्रा कितनी है। अगर 1 लिखा तो इसका मतलब अंत में वस्तु की मात्रा कितनी है, अंत में वस्तु की कीमत कितनी है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या होगा। मांग में जो है परिवर्तन हुआ, मांग में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, बटे में लिख देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, मांग की कीमत लोच निकल आएगी। उसके बाद देखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत यहाँ पर Q में परिवर्तन, मात्रा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और यहाँ पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन इंटू यहाँ पर 100 करेंगे तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकलेगा। यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, क्वांटिटी मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, उसे आप कैसे निकालते हैं। आप उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मांग पहले थी, कुल मांग जितनी पहले थी, उसके बाद जो भी कुल बढ़ी है, जो भी घटी है, वो आप ऊपर लिख दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आप प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि आप निकालते थे ना अपने मार्क्स का प्रतिशत, कि आपके 600 में से जो भी है आप लिख देते थे नीचे, उसके बाद जो भी आए हैं उन्हें आप ऊपर लिख देते थे, और आराम से जो है आप 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से निकाल लेते थे अपना प्रतिशत अंकों का। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है, जो कीमत पहले थी उसको नीचे लिख देना है, और जितना कीमत में परिवर्तन हुआ है वो आपको ऊपर लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर मांग में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर P इसी तरह कीमत का है, कीमत में जो है शुरुआती कीमत लिख दें, शुरुआत की कीमत कितनी थी, और परिवर्तन लिख दें, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो ये सेम टू सेम है, परिवर्तन निकल आएगा। देखिए कीमत और पूर्णतः लोचदार, तो यहाँ पर देखिए पूर्णतः बेलोचदार होती है, यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। पूर्णतः बेलोचदार है, यहाँ पर इकाई से कम लोचदार है, फिर इकाई के बराबर लोचदार है, उसके बाद देखा इकाई से अधिक लोचदार है। तो ये यहाँ पर एक ग्राफ है जिसके माध्यम से जो है लोचदार यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर लोचदार होती है। यानी यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर हमने क्या देखा था, मांग की कीमत लोच को दिखाया गया है यहाँ पर किस प्रकार से है। अब देखते हैं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो कीमत लोच को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति करती है, वस्तु की प्रकृति कैसी है, ठीक है। उपभोक्ता की आय करती है, यानी उसकी आय कितनी मिल रही है, कितना पैसा है। उसके बाद निकटतम स्थापन्न वस्तु की उपलब्धता करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था चाय और कॉफी का उदाहरण देकर, कि अगर चाय की कीमत यानी चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफी का यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकट स्थापन्न वस्तु, निकट का मतलब होता है पास में ही, स्थापन्न वस्तु मतलब जिसको आसानी से पास में स्थापित किया जा सके, ऐसी वस्तु। तो कौन सी वस्तु होगी, चाय की जगह हम यहाँ पर कॉफी को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वस्तुएं जो हैं सेम यूज में आती हैं, ठीक है। उपभोग के स्थगन की संभावना, यानी उपभोग के स्थगन की संभावना है, अगर उपभोग जो है स्थगन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए। वस्तु पर व्यय होने वाला आय का भाग, तो ये भी प्रभावित करता है कि वस्तु पर जो होने वाला आय का कितना भाग जो है उस पर व्यय हो रहा है। वस्तु के विविध प्रयोग होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करते हैं।
तो मांग की लोच आपने देखा क्या होती है। मांग की लोच यहाँ पर आपको समझ आया होगा, कीमत में जो है वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, यानी आपकी कीमत और आप सीधी सी बात में याद रखें कि कीमत और जो है मात्रा में, कीमत और मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। और ये प्रभावित किस किस से होती है, वस्तु की प्रकृति से होती है, उपभोक्ता की आय से होती है, निकटतम स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता से होती है, उपभोक्ता के स्थगन की संभावना से होती है, वो यानी वस्तु पर व्यय होने वाले आय के भाग से होती है, वस्तु की विविध प्रयोग से होती है। आई होप ये चैप्टर काफी लंबा था, यहाँ पर जो यूनिट 5 बहुत लंबी थी, इसको कर करके तो हमारी हालत खराब हो गई है, फिर भी हमने आखिरकार यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हम अगली वीडियो में ये टॉपिक जो है यहाँ पर बहुविकल्पिक प्रश्न 1 नंबर वाले हम देखेंगे और इसको उसके बाद हम 2-3 नंबर वाले भी देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो गई है दोस्तों। इस वीडियो में काफी मेहनत लग गई है, तो आप क्या करें, आपको बस कुछ नहीं करना। देखिए, आपको सारी क्लासेस और इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी है। बस आपको क्या करना है, आपको पैसा कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल सब कुछ स्टडी मिल रही है, बेस्ट जो है आपकी प्रिपरेशन हो रही है जो है एग्जाम के लिए। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, यानी सबको बता देना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो है चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को तो जरूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।